अब बात करते हैं किसानों के बारे में। किसानों की समस्या को के अलग अलग चश्मे। अगर एक सामान्य व्यक्ति है तो वो किस तरीके से इसको देखेगा, वो एक बाइस देखेगा। जबकि अगर आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपको हर चश्मे को परखना होगा, हर चश्मे को परखने की ताकत होनी चाहिए। मतलब क्या है कि आपको सारे विषय की नॉलेज होनी चाहिए, तब एक आईएएस ऑफिसर यही होता है। एक आईएएस ऑफिसर, एक जज, इनकी भूमिका क्या रहती है, ये एक ही चश्मे से अगर वो न्याय प्राप्त कराना चाहेंगे तो नहीं पहुंच जा सकते हैं। मतलब ये है कि आपको एक इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा। आईएएस ऑफिसर में आप जाते हो अगर आपकी वे एक बनी बनाई पूर्व धारणा है, यानी आप एक स्टीरियोटाइप्स में बिलीव रखते हो, आपकी एक अपनी एक धारणा है, आपकी अपनी एक छवि है, क्योंकि आप भी किसी न किसी चीज़ से बिलोंग करते हो जिसमें आपका भी स्वार्थ होगा, आपका भी हित होगा, तो हम उसी चश्मे से देख सकते हैं। अब क्या सही है क्या गलत, ये बात तो बहुत चीज़ों पे निर्भर करता है, लेकिन बात यहाँ पर है, अगर एक एक सामान्य व्यक्ति कैसे सोचेगा, अगर मेरा अहित हो रहा है तो मैं इस चीज़ को गलत कहूँगा ही कहूँगा। हालांकि किसानों और जो राज्यों के बीच में अगर बात करा जाए तो राज्य के ने हमेशा किसानों का शोषण किया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम सारे चश्मों को एक एक करके देखते हैं। कई सारे मीडिया कर्मी इस किसान आंदोलन को क्या कह के अभी संबोधित करा है। अभी तक तो किसानों की समस्या नहीं थी, अचानक से किसानों की समस्या बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। इससे पहले भी वायरल हो गई और थोड़े दिन का सब भूल भी जाएंगे। तो किसानों की समस्या क्या आज की है? नहीं, 2018 में भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था। किसानों की समस्या तो वही की वही है। तो एक किसानों के नज़रिए से देखो तो किसानों का हमेशा शोषण हुआ है। अब सिर्फ आपको एक किसानों के नज़रिए से देखना है या बाकी चीज़ नज़रिए से भी देखना है? अब एक स्टूडेंट हो तो किसानों की समस्या ये है। मीडिया कर्मी आपको क्या दिखा रहा है? मीडिया कर्मी दिखा रहा है कि किसान किस तरीके से हुड़दंग मचा रहा है, देशद्रोह कर रहा है, खालिस्तानी की डिमांड कर रहा है। क्या ये भी एक पक्ष है? ये पक्ष भी माना थोड़ा सा हो सकता है, इसके अंदर भी देशद्रोह और खालिस्तानी और कई पॉलिटिकल पार्टीज हो चुके हैं। ये एक मुद्दा है, ठीक है, एक चश्मा, ये एक चश्मा, और इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी है और कुछ झूठ भी है। दूसरा चश्मा पे चलते हैं। दूसरा चश्मा ये कहता है कि किसानों के साथ शोषण हुआ है, किसानों की बात कभी नहीं सुनी गई है, किसानों के साथ हमेशा शोषण हुआ है, सरकार हमेशा से किसानों को दबाती हुई आई है, कुचलती हुई आई है। दूसरा चश्मा ये है जो कि समाजवादी और साम्यवादी की तरफ जाता है। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा चश्मा ये जाता है कि मेरा किसान कौन है, मेरा किसान असलियत में कौन है। किसान एक शब्द है, किसान एक शब्द है, लेकिन इस किसानों को आपके लिए क्या मतलब है, लेकिन मेरे लिए क्या मतलब है। किसानों के जो एक शब्द का मतलब क्या है, सिर्फ ये एक शब्द है, किसान, एक व्यक्ति। लेकिन अगर इसे हम सारे को आप एक इंडिविजुअल के रूप में देख रहे हो तो जाहिर सी बात है उस किसानों में करोड़ों इस देश में लोग हैं जो किसानी कर रहे हैं। अब करोड़ों लोग को आप कोई भी इंसान जज कर सकता है, तो आप कैसे जज कर सकते हो कि किसान एक जो है ये है पर्टिकुलर, ये है या कुछ अच्छा है। उस किसानों में जाहिर सी बात है कुछ उसमें कुछ मतलब बिल्कुल बेचारे उनके पास कुछ भी नहीं है, वो सब किसान है। अगर इसको आप टुकड़ों में देखना स्टार्ट करिए, आप इसको एक साथ देखते हो, तब आपको सारी की सारी समस्या। अगर मैं जो देखता हूँ किसानों को एक साथ नहीं देखता, मैं किसानों को टुकड़ों में देखता हूँ। टुकड़ों में मतलब क्या है कि मेरे लिए हर किसान, चाहे वो बहुत बड़ा बड़ा किसान है, चाहे वो बहुत छोटा किसान है, उन सब की समस्याएं अलग अलग हैं। उन सब किसानों को हमें देख के चलना। मेरे लिए ये नहीं कि मैं एक बहुहित को देख के चलूँ। एक राजनीतिक वैज्ञानिक होने के नाते मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे सिर्फ एक ही इस व्यक्ति को देखना है जो कि पंजाब का किसान है। पंजाब के किसान की अलग समस्या है, हरियाणा के किसान की अलग समस्या है। फिर पंजाब के अंदर भी ऐसे किसान होंगे जिनकी इनकम 30 लाख रुपए महीना होगी, किसी की 30 लाख रुपए साल होगी, किसी की 30,000 रुपये महीना होगी, किसी की 3,000 रुपये महीना होगी। क्या ऐसे किसान है नहीं हमारे देश में? तो मेरे लिए 3,000 रुपये महीना कमाने वाला भी किसान है, और मेरे लिए 30 लाख कमाने वाला भी किसान, जो महीना जो 30 लाख रुपये कमा रहा है वो भी किसान है। तो हमें किसानों को देखना है। मेरे लिए बिहार का किसान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जम्मू कश्मीर का, नॉर्थ ईस्ट का, पंजाब का, हरियाणा का। तो किसानों का सिर्फ हमें सिर्फ क्या एक प्रदेश को ही हमें फ़ायदा पहुंचाना है या पूरे प्रदेश को फ़ायदा पहुंचाना है? जाहिर सी बात है पंजाब किसान संपन्न राज्य है, लेकिन हमें विदर्भ के किसानों को भी सोचना है, हमें बुंदेलखंड के किसानों को भी देखना है, हमें बिहार के किसानों को भी देखना है, हमें अन्य राज्यों के किसानों को भी देखना है। हमें एक ऐसी नीति बनानी होगी जिसमें सभी किसानों को फ़ायदा पहुंचे। मेरा ये विश्वास है। मेरा ये विश्वास नहीं है कि हम सिर्फ चंद किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक किसानों मतलब एक शब्द नहीं है, मतलब हर किसान को फ़ायदा पहुंचे, हर किसान को अपने अपने तरीके से लाभ पहुंचे। मेरा ये शब्द है, हर किसानों को। हर किसान का मतलब हर किसान को फ़ायदा पहुंचे, सिर्फ किसान को नहीं, हर किसान को फ़ायदा पहुंचे।
किसान अलग अलग व्यक्ति है, किसान एक व्यक्ति नहीं है। तो किसानों को एक शब्द देखना बंद करिए, किसान मतलब बहुत बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या मतलब बहुत बड़ी संख्या, और हम हर किसानों को नहीं जानते कि कौन कैसा किसान है। किसान एक शब्द है जो कि पवित्र है इस तरीके से, लेकिन मैं उस पवित्र शब्द को गंदा आप ये मत करिए, लेकिन एक व्यक्ति तो गंदा कर सकता है ना। किसान अपने आप में कोई गंदा नहीं है। इसी तरीके से देश, इसी तरीके से राष्ट्रवाद, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं किसानों पे रहता हूँ। तो किसानों पे एक ये मुद्दा हो गया। फिर उसके बाद किसानों की जो है मंडी सिस्टम, मंडी सिस्टम का किस तरीके से आप देख सकते हैं, मंडी सिस्टम में किसका फ़ायदा होता है ये सिस्टम देखिए। यहाँ पे किस तरीके से भ्रष्टाचार है ये देखिए। मंडी सिस्टम में किसका भ्रष्टाचार होता है, किसका नहीं होता, ये देखना आपको पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद कई सारी रिपोर्ट आती है, कई सारी चीज़ें आती है, कई सारी रिपोर्ट बनती है, कई सारी योजनाएं बनती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी तरीके से हो पाया, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे कानून बनने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन कानूनों का आज तक कभी पालन हो पाया है यानी यहाँ पे फिर वही व्यक्ति, वही चीज़ें आ गई। न्याय, ये पक्ष भी आप इस चश्मे से भी देखिए कि जो ईमानदारी से जो हमारे नियम बने हैं, कभी उस नियमों को हमने पालन किया क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर वही आ गया भ्रष्टाचार और न्याय की समस्या। जब तक ये समस्या दूर नहीं होगी तब तक हम कह सकते हैं किसानों की समस्या कभी दूर नहीं होगी। तो ये पक्ष भी एक किसानों का है। इसके अलावा बात करें, अब बात करें सरकार क्या कह रही है और जो है किसान नेता क्या कह रहे हैं। किसान नेता, अब बात करें किसान नेता, तो नेता जाहिर सी बात है, किसान नेता का मतलब क्या है, किसान खुद तो नहीं लड़ सकता, जाहिर सी बात है उसे अभी एक संगठन में चाहिए होता है। लेकिन कभी देखा है आपने नेता भी किस में शामिल हो जाता है, वो भी एक एलिट क्लास में आता है क्या? इस चश्मे से आपने देखा है क्या किसान नेता सारे के सारे किसानों का भला कर सकता है, या किसान नेता भी अपने आप में वही है जो कि एक लीडर बन जाता है? तो इस पहलू से भी हमें देखना होगा कि किसानों ने कितना, किसान नेताओं ने कितना हर किसानों का भला किया है। अगर किसान नेता तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, किसान संगठन भी तो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, क्या हर किसानों की समस्याएं दूर हो जाती है, शोषण दूर हो जाता है? नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर किसानों की जो डिमांड एंड सप्लाई रूल है, ये भी हमें देखना होगा। सब्जियों का हमें रूल देखना होगा। सब्जियों का रूल क्या है कि बहुत ज़्यादा हमारी सब्जी तादाद में पहुंच जाती है, सरकार इसको कैसे रेगुलेट करे, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार जब माल जब ज़्यादा पहुंच जाएगा तो किसानों को दाम नहीं मिल पाता है, मंडियों में जब उनका दाम नहीं मिल पाता है तो वो मंडियों में तक पहुंच नहीं पाते। तो क्या ये पक्ष आपने कभी देखा है? इसने कितने कितने सालों से जो मंडी का शोषण जो चल रहा है, मंडी के खिलाफ जो शोषण चल रहा है, यहाँ पर तो कई लोग वो भी सही हैं जो कहते हैं कि हमें मंडी में हमें दोहन होता है, हमारा शोषण होता है, हमारा जो 1 रुपये किलो प्याज बिकता है यानी लागत मूल्य से भी कम हमें कीमत मिली जाती है, यानी इससे अच्छा तो हम फेंक दें। और कई सारे आंदोलन हुए हैं, बल्कि कई जगह तो ऐसे ऐसे आंदोलन हुए हैं महाराष्ट्र बिहार में, जब सब्जी की ज़्यादा तादाद पहुंच जाती है, यानी अगर मान लीजिए उनको प्याज जो है कभी 100 रुपये किलो बाहर बिक रहा है, 50 रुपये किलो बाहर मिल रहा है, लेकिन उसी किसान को जो उस चीज़ किसान बेचता है मंडी में जाकर के बेच रहा है तो उसको वो 2 रुपये किलो मिल रहा है, 1 रुपये किलो मिल रहा है। जाके देखिए कितनी सारी वीडियो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, यानी कभी उनको अपना जो लागत मूल्य है वो नहीं मिल पाता। तो क्या हम इस पक्ष को नहीं देख सकते? तो आपको ये तीसरा चश्मा है उन किसानों को जो वाकई अपनी फसलों को लागत मूल्य से कम में बेच पाते हैं, सब्जियों को फेंकना पड़ता है, तो उन किसानों को भी सोचिए। ये भी मेरे लिए किसान हैं, ये भी समस्या है। शायद मैं यहाँ पर किसी एक, अगर मैंने किसी एक का भी पक्ष ले लिया यहाँ पर तो मेरा गर्दन काट दीजिएगा। यहाँ पे मैं किसी एक का व्यक्ति का ना पक्ष ले रहा हूँ, ना किसी एक पार्टी का पक्ष ले रहा हूँ, ना किसी एक, यानी मैं एक, या आप एक विद्वान है तो उसकी नज़रों से किस तरीके से देखेंगे। सामान्य व्यक्ति तो जिसको जो दिखाया जाता है वो वही विश्वास करता है। अगर अभी आपको कि किस तरीके से मंडी में किसानों को उनकी लागत का मूल्य नहीं मिल पाता, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उनको फ़ायदा पहुँचता है। एमएसपी तो कभी उनको मिली ही नहीं है, एमएसपी तो किसानों को कभी मिली ही नहीं है। उसमें कई सारी लूप होल्स यानी कमाने के जरिए खोज लिए जाते हैं, और ये कमाने के जरिए वही खोजता है जिसके पास ताकत होती है। सरकार ने निर्धारित करा है कि हम 1700 रुपये के में अनाज खरीदेंगे, गेहूँ जो 1700 रुपये कुंटल में अनाज खरीदेंगे, या 1800 रुपये कुंटल में अनाज खरीदेंगे, तो उनको 900 रुपये 800 रुपये में क्यों बेचना पड़ता है? मजबूरी है, नहीं बेचेंगे तो कहाँ जाएंगे। कई सारे गोडाउन सिस्टम हैं, कई सारी एक्सेसिव सिस्टम है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा होगा इससे। जो नई सरकार ने जो नीतियाँ लेके आए हैं कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, धीरे धीरे मंडी सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा, तो क्या ये बात सही है? क्यों नहीं हो सकता इस देश में ऐसा सिस्टम? ऐसा तो नहीं कि हमारे देश में, हमारे देश में सिस्टम ऐसा हो भी सकता है।
पहली बात अगर बात करें कि किसानों की इसमें फ़ायदा होगा, हो सकता है कि यहाँ पर हम बात करें कि शुरुआत में किसानों को फ़ायदा हो, और शुरुआत में किसानों को फ़ायदा हो। जो मंडी सिस्टम का इतने सालों से जो लड़ाई चल रही थी मंडी सिस्टम के खिलाफ, मंडी सिस्टम में जो शोषण होता है, जो किसानों का मूल्य नहीं मिल पाता, तो यहाँ पे इस तरह अगर ये कानून लागू हो जाता तो ये हमें देखने में तो बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर इस किसानों में भी वही चीज़ आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने क्या बताया, कानून तो बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं लेकिन कभी कानूनों का पालन नहीं हो पाता, तो यहाँ पर भी वही समस्या आ जाएगी। कानून तो हमने बना दिया कि सरकार ने ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से दी है, क्या ऐसा कभी हो पाएगा? कभी नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं पाता कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं उस नियम पर कोई हमें बीच में ऐसे लूप होल्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे जुगाड़ खोज लिए जाते हैं कि जिससे जो है कमाई, जो सरकार के कानूनों को धज्जियां उड़ाई जाए। हर तरह के कानून उड़ा दिए जाते हैं। कौन से कानून नहीं है मुझे बताइए? ओवरलोडिंग का कानून है, उसका भी उल्लंघन होता है। पैसे दो, उल्लंघन करो, तो हर कानूनों का उल्लंघन होता है। मंडी पे बहुत सारे कानून बने हुए हैं, क्या उसको कभी मालूम होता, कभी उस पर लागू हो पाया? हमारे यहाँ कानून तो इतने सुंदर सुंदर है, अगर उसको हर व्यक्ति अगर लागू कर लिया जाए, हर व्यक्ति मानने लग जाए, इवन हम जो लोग हैं वही करप्ट हैं, ठीक है ना, सरकार करप्ट नहीं है, हम मानव ही करप्ट हैं। हमें अपने फ़ायदे के लिए हम कानूनों का उल्लंघन करने से बिल्कुल भी हिचकते नहीं हैं। तो क्या आप सोच रहे हो कि वो लोग हिचकेंगे नहीं जिसके पास वो शक्ति है? बिल्कुल वो इस चीज़ को ज़रूर हिचकेंगे। यानी कानून तो हमारे लिए बहुत अच्छे बना दिए जाते हैं लेकिन कानून का पालन कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर जगह कानून, जिसके पास शक्ति होती है वो शक्ति का उल्लंघन करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनना चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एलीट क्लास में शामिल होना चाहता है। इसी की वजह से ये एक बहुत बड़ा सच है कि किसान भी इसी उलझन में फंसा रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा सच है जो कि कोई बात नहीं करता। तो मैंने आपको कितने चश्मे बताए, यहाँ पर मैंने एक मीडिया कर्मी की भी सच बताई, एक यहाँ पर किसानों की समस्या बताई, यहाँ पे बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की समस्या बताई, हमने मंडी सिस्टम की समस्या बताई, मैंने यहाँ पर आपको छोटे किसानों के साथ जो शोषण होता है उसके बारे में बताया मैंने आपको। फिर यहाँ पर बात आ रही है प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन जो कर दिया जाएगा इसमें कि कोई भी किसान अपना कहीं भी सामान बेच सकता है, उसको सरकार जो एमएसपी निर्धारित करेगी वो उसी सरकार जो एमएसपी निर्धारित करेगी उस पे वो कहीं भी बेच सकते हैं। चाहे वो मंडी सिस्टम जैसा का पहले लागू हो रहा है वो चलता ही रहेगा। लेकिन जो किसान नेता बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी गई है, या जो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, इससे जो बहुत सारे जो ब्लैक मार्केटर हैं, जो बहुत सारे जो होल्डर हैं जो कि काला बाज़ारी करते हैं, क्या हमारे देश में काला बाज़ारी नहीं होती है? बिल्कुल होती है। क्या आगे नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कोई रोक नहीं सकता है काला बाज़ारी को। और इस जो कि इसमें कहा गया कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा कि आपको सिर्फ इमरजेंसी के समय सामान को स्टॉक, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसको ही स्टॉक करने की आपको छूट रहेगी, बाकी वस्तुओं को आपको जो है अन्य समय में आप जितना मर्जी स्टॉक कर सकते हैं, जितना मर्जी। तो इसमें स्टॉक करने की क्षमता किसके पास रहेगी? मान लीजिए अचानक से वो सारे के सारे प्याज खरीद लेता है, अचानक से टमाटर खरीद लेता है, कि जब जैसी मार्केट में शॉर्टेज होती है वो बहुत जल्दी सामान खरीद लेता है। क्या हमारे देश में ऐसे कम लोग हैं जो कि बहुत बड़ी संख्या में बहुत ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं और मार्केट में शॉर्टेज ला सकते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं? क्या उनके पास अर्थशास्त्री नहीं होते? उनको डिमांड सप्लाई का रूल नहीं मालूम है? बड़े बड़े अर्थशास्त्री हमारे पास बैठे हैं, बड़े बड़े मार्केटर्स हमारे पास बैठे हैं, उनको पता है कि कैसे पैसा कमाना है। तो क्या वो पैसा कमाना छोड़ देंगे? इन कानूनों का फ़ायदा नहीं उठाएंगे? 100% उठाएंगे। ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा ही होगा। तो बात यहाँ पे यही चीज़ है कि हमारे देश में यहाँ पर आपको लगेगा कि मैं प्राइवेटाइजेशन के जो है खिलाफ जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन अगर होता है तो शायद, मैंने अभी बात करी यहाँ पर किसानों की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर किसानों की बात कर रहे हैं, उन किसानों को जिनको मजबूरी में अपना 1 रुपये में जो है फसल बेचनी पड़ती है। जो मार्केट में जो प्याज जो मान लीजिए अब 50 रुपये बिक रही है, 20 रुपये बिक रही है, लेकिन किसानों को उसका 1 रुपये मिल रहा है, 50 पैसे मिल रहा है। और बल्कि उनको नेगेटिव, मान लीजिए वो 1000 किलो प्याज लाया और 1000 किलो प्याज लाने में उसको मंडी में जाकर के जब देता है तो उसको पड़ रहा है 1 रुपये किलो। सिर्फ उसे 1000 रुपये मिले और 500 रुपये जो उसको लोडिंग करा होगा उसने सामान को, लेबर चार्ज लगा होगा, कितने 4-5 महीने उसमें वो उसने खर्च करे होंगे, बीज लगाया होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ घाटा। और मिला क्या उसको?
1000 रुपये, और 1000 रुपये फिर यानी जब मंडी में जाएगा तो 500 रुपये ट्रक वाला काट लेगा, फिर कई प्रकार के टैक्स काट लिए जाएंगे उसके, तो बचा क्या, यानी उस पर बिल्कुल उनको बिल बना दिया जाएगा 2000 रुपये का, यानी पूरा का पूरा खर्चा 2000 रुपये, यानी -1000 रुपये। तो इस तरीके से जो नीति चलती है, यानी किसानों को बल्कि अपने प्याज भी अपनी दे दी प्लस 1000 रुपये भी वो देगा। ये इस तरीके से जो सिस्टम है वो हमारे देश में आता है, यानी किसान जो है पिस रहा है, ऐसा भी है। हर जगह किसान की एक जैसी समस्या नहीं है, हर किसान मेरे लिए अलग है। मैंने कहा ना, हर किसान मेरे लिए अलग है, और हमें हर वर्ग के किसानों को देखना होगा, कि एक वर्ग के किसानों को नहीं देखना होगा, तब जाकर के हमारी असल में किसानों की समस्या सुलझेगी। मैं कोई एक सामान्य धारा से नहीं सोच सकता। मेरे लिए जब एक व्यक्ति के पास जब एक कोई केस आता है तो वो एक किसान के रूप में आता है। हर व्यक्ति का अपना एक मुद्दा होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक लड़ाई होती है। तो उसी तरीके से किसान एक शब्द है जो कि बहुत, जिसमें लाखों करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं, और वो हर किसान एक व्यक्ति है, और वो हर एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग है। उसमें कोई अच्छे भी हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले भी हैं, बहुत कोई गरीब भी है बेचारे, कोई ऐसे भी है जो बेचारे फांसी लगा देते हैं। तो मेरे लिए हर किसान की समस्या अलग है। तो मैं एक किसान की शब्द के बेस में पूरे किसानों को देशद्रोही नहीं कह सकता, स्वार्थी नहीं कह सकता इसमें, या उनको बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति वाला नहीं कह सकता। कई किसान जो है बहुत संपन्न है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरे लिए किसान जो है वो एक दयनीय वाला स्थिति है। तो मैंने क्या कहा, मेरे लिए हर किसान अलग अलग है। कई किसान दयनीय स्थिति में है, कई किसान भूख से मर रहे हैं, कई किसान जो है अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, बड़े बड़े उनके पास 20-20 50-50 लाख के ट्रैक्टर हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, विदेशों में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मेरे लिए ऐसे भी तो किसान है ना। तो मेरे लिए हर किसान एक व्यक्ति है, हर एक इंडिविजुअल है, और हर किसानों की अलग अलग समस्या है। तो ये इस तरीके से आपको किसानों की समस्या को देखना होगा, जज करना होगा, ना कि सिर्फ आप एक चश्मे से आप देखोगे और आपको किसानों की समस्याएं नज़र आएंगी। मैं चाहता हूं कि किसानों की समस्याएं जो दूर होगी वो बहुत ब्रॉड लेवल पे है। ये समस्याएं इतनी आसानी से नहीं दूर हो सकती हैं। इसके लिए हमें ऐसी ऐसी नीतियाँ बनानी पड़ेगी। ईमानदार तो हमारे, मैंने कहा कि हमारे जब सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हमारे लोग ईमानदार होंगे, तब किसानों की समस्या भी अपने आप ही सुलझ जाएगी। जब उनकी नीतियाँ बिल्कुल बिल्कुल कठोरता के साथ पालन किया जाएगा, ईमानदारी के साथ पालन किया जाएगा, तब जाकर किसानों की समस्या दूर होगी। इस तरीके से किसानों की समस्या दूर नहीं होगी। इसमें सिर्फ चंद लोगों का फ़ायदा होता है, इस आंदोलन से भी चंद लोगों का फ़ायदा होगा। क्यों आंदोलन हमारे यहाँ क्या आज ही हो रहे हैं? क्या हमारे देश में आंदोलन क्या सिर्फ आज ही हुए हैं? क्या उससे किसान क्या मरने की उनकी संख्या कम हो गई? क्या अचानक से जो 20,000 रुपये महीना कमा रहा, जो किसान 3,000 रुपये महीना कमा रहा है या 4,000 रुपये महीना कमा रहा है, क्या अचानक से वो 4 लाख रुपए महीना कमाने लग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसान की जो हालत है वो वैसी की वैसे ही रहेगी। अमीर किसान अमीर ही रहेगा, गरीब किसान गरीब ही रहेगा। लेकिन अगर सही तरीके से किसानों को चीज़ें मिले तो कम से कम एक सामान्य जो व्यक्ति का जो एक स्टैंडर्ड है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, वो सबको मिले। मैं ये चाहता हूँ ईमानदारी से हर नीति हर जगह लागू हो। मैं ये चाहता हूँ, चाहे वो बिहार के किसान नहीं है, क्या उड़ीसा के किसान नहीं है, क्या उड़ीसा के जो आदिवासी जो बेचारे दलित किसान होंगे, जो महाराष्ट्र के किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, या जो असम के किसान हैं, गुजरात के किसान हैं, जो कर्नाटका के किसान हैं, गोवा के किसान हैं, ये सब मेरे लिए किसान हैं। इन सब की समस्याएं अलग अलग है, हमें इन सब की समस्याओं को देखना होगा। हर समस्याओं पे हमें कई तरह की जो जो मानामानी चलती है, मनमानी चलती है, एक अधिकार चलता है, शोषण चलता है, हमें सब मुद्दों पे वहाँ पे बहुत ईमानदारी से जो जिनका जो कर्तव्य है, जो अधिकार है, वो अगर सही तरीके से उस पे अड़े रहेंगे, पालन करेंगे, तो सब कुछ हमारे यहाँ ठीक हो जाएगा। क्योंकि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट का जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो एक चिंतन है, तो वो उसकी जड़ में जाना चाहता है। वो जड़ में जाकर के इस समस्या को बहुत लॉन्ग टर्म की सोचता है। मैं तत्कालिक समस्या को नहीं सोचता। मैं जो है, या कोई भी जो जो विचारक होते हैं, जो चिंतक होते हैं, वो समझते हैं कि इसकी जड़ कहाँ है और जड़ कब समाप्त होगी, तो एक वो विचारधारा देते हैं। तो ये विचारधारा है, किसानों की समस्या एक विचारधारा से समाप्त होगी, ना कि किसी एक मुद्दे से। और जहाँ पर सब अपने अपना जब हित देखेंगे, तब वहाँ पर समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। किसानों के नाम पे राजनीति होती है, उसमें से कुछ नेता MP बन जाते हैं, कई नेता प्रधानमंत्री बने। हमारे देश में
जो चरण सिंह है वो प्रधानमंत्री बने ना, किसान नेता थे, क्या आज चरण सिंह प्रधानमंत्री थे तो क्या सारे के सारे हमारे जितने भी किसानों की समस्याएं थी दूर हो जानी चाहिए थे ना। किसानों के नाम पर एमपी बनते हैं, किसानों के नाम पर एमएलए बनते हैं, तो क्या उनके अंदर वो बिल्कुल ईमानदारी के बीज रहते हैं? क्या वो समझौता नहीं करते? क्या वो करप्शन नहीं करते होंगे? मुझे नहीं पता। अगर मुझे तो बस इतना पता है, अगर वो ईमानदार होते, अगर वो व्यक्ति सब जगह सही तरीके से काम करते तो हमारे देश में इतनी समस्या नहीं होती। या क्योंकि एक व्यक्ति कुछ काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि कई हमारे यहाँ बहुत सारे कानून, कई सारे हमारे पेचीदगी हैं, कई सारे हमारे सिस्टम हैं, हमारा तंत्र है, इसके अलावा हमारे कई सारे लाल फीताशाही है। ये सब चीज़ें सही जगह पे सही चीज़ें पहुंचने में देरी लगती है। जब राजीव गांधी ने उस समय कहा था कि हमारे पास जब हम 1 रुपये हम खर्च करते हैं तो उसका जो है 10 पैसे भी पहुंच नहीं पाता है। 10 पैसे मतलब क्या है कि यानी 10 पैसे भी नहीं पहुंच पाता, तो मतलब क्या है कि यानी कितना ज़्यादा करप्शन है कि एक सरकार ने 1 रुपये खर्च किया, लेकिन उसके जो बीच में जो तंत्र है वो सारा का सारा पैसा खा जाता है और 10 पैसे भी की जो वैल्यू है वो असल जगह तक नहीं पहुंच पाती। तो जाहिर सी बात है, चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, तो वो तो सरकार भेजेगा ना, लेकिन उसके नीचे कितने बड़े तंत्र काम कर रहा है, क्या वो सभी तंत्र पर नियंत्रण रख सकते हैं? नहीं। बहुत बहुत ज़्यादा इसमें सच्चाई है कि जब तक हमारा सारा तंत्र, मेरे लिए राजा जो है वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं है, मेरे लिए राजा हर वो व्यक्ति है जिसके पास उस क्षेत्र में अधिकार होता है। एक व्यक्ति का गांव में जो, मान लीजिए एक व्यक्ति का जो गांव है, वहाँ पे जो तहसीलदार है, वहाँ पर जो पटवारी है, वहाँ पर जो बीडीओ ऑफिसर है, वहाँ पे जो एक गांव में जो पुलिस है, जो एक गांव में जो वहाँ का जो मंडी के जो अधिकारी हैं, ये सारे के सारे लोग उस क्षेत्र के राजा होते हैं। जब इसी तरीके से हर पूरे देश में कितने सारे इस तरीके से अफसर होंगे, अधिकारी होंगे, नेता होंगे, वो अपनी जगह पे वो राजा होते हैं। तो जब अपनी जगह पे हर राजा अगर ईमानदार हो जाए तो हमारे देश की समस्या खत्म हो जाए। ये जो लाइन मैंने कही है, ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी लाइन कही है मैंने, बहुत ही डीप लाइन कही है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए तो आप समझ सकते हो कि मैं किसी एक पक्ष नहीं ले रहा। तो हमारे यहाँ राजा तो एक जगह बैठा है, वो अपने मुद्दे पे लगा है, वो चुनाव में लगेगा, वो बड़े बड़े मुद्दों पे लगेगा, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे लगेगा, वो उसको कितना, वो भी एक व्यक्ति है। लेकिन हमारे यहाँ मैंने क्या कहा, इसके लिए एक तंत्र है, एक सिस्टम है। एक व्यक्ति के लिए न इतना सोच पाना मुश्किल है, न सोच पाना उसके लिए ये इम्प्लीमेंट है कि हर गांव में क्या क्या समस्या है, हर जगह क्या क्या समस्या है, हर एक व्यक्ति की क्या क्या समस्या है। तो उन सब के लिए अलग अलग राजा बने हुए हैं। वो सारे के सारे राजा जो हैं वो ईमानदार नहीं होंगे तो हमारे यहाँ समस्या कैसे दूर हो सकती है? तो एक आईएएस ऑफिसर जब बनता है या जो एक जज होता है, तो वो इसी तरीके से सारे के सारे पहलुओं को देखता है। वो सामाजिक पहलू देखता है, वो आर्थिक पहलू देखता है, वो राजनीतिक पहलू देखता है, वो सारे के सारे पहलू देखता है, तब जाकर के वो निर्णय लेता है। तो ये वो मैंने क्या कहा कि कितने सारे चश्मे, तो यानी चश्मे का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे आपको मीडिया का चश्मा बताया कि जो कि किस तरीके से एक तरफा चीज़ें कहते हैं, दूसरा तरफा दूसरा चीज़ें कहते हैं, तीसरा तरफा किसानों का है, चौथा तरफा उन प्राइवेट जो जमाखोरों का है, जो वो तो इस चीज़ को विरोध कर रहे होंगे ना कि मंडी सिस्टम ख़त्म ना किया जाए, क्योंकि उनका फ़ायदा था इसके अंदर। हर जगह हर कोई अपना अपना हित देखता है, ये तो सर्वथा सच है। हर व्यक्ति, चाहे वो किसान है, वो अपना हित देख रहा है, मीडिया अपना हित देख रहा है, प्रधानमंत्री अपना हित देख रहे हैं, शहरों के लोग अपना हित देखते हैं, बाजार अपना हित देखता है, ग्राहक अपना हित देखता है। तो हर व्यक्ति जब अपना अपना हित देखेगा तो हमारे लिए एक सामान्य सिस्टम क्या है? सामान्य सिस्टम ये है कि किसानों को हमें वो सब चीज़ें देनी पड़ेगी जो हमें देनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें किसानों के, एक और पक्ष कह सकते हैं कि हमारे देश में किसान जो है, डिमांड और सप्लाई का नियम जो है लागू होता है, लेकिन किसानों की जो आय है वो हमेशा घटती गई है। ये कितनी सारी रिपोर्टों में कहा गया है। तो किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? किसानों की सुनिश्चित आय करने के लिए ये भी एक पहलू है कि हमें उनको सब्सिडी देनी होगी, बिल्कुल देनी होगी। जब अमेरिका में, यूरोप के अलग अलग मॉडल देखोगे तो वहाँ पर आपको समझ आएगा कि किस तरीके से किसानों को जो है सरकार अपनी तरफ से मुआवजा देती है, कई जो सब्सिडीज़ देती है, इंश्योरेंस देती है, और इवन उनकी जो इनकम है वो खुद घाटे में खरीदती है, लेकिन उनको जो है उनकी इनकम को बढ़ोतरी करती है हर साल। तो किसानों का ये भी पक्ष है कि
को जब तक सब्सिडी नहीं मिलती रहेगी, जब तक सब्सिडी किसानों को नहीं मिलेगी, तब तक हमारा सही तरीके से उनका जो है उद्धार नहीं हो सकता। किसानों को सब्सिडी मिलेगी, और किस किसानों को? हर उन किसानों को जो कि पहले, जिसकी ज़्यादा बड़ी समस्या है, न्यूनतम लाभ वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ पहले, यानी जॉन रॉल्स का यहाँ पे अगर मैं थ्योरी लागू करूँ तो सबसे निम्न जो तबका है, जो सबसे निम्न तबका मतलब क्या है कि जो सबसे कम जिसकी आय है, जो किसान सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं, उनको पहले लाभ दिया जाए। जिसके पास 50 लाख के ट्रैक्टर हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, बड़े बड़े किसान के नेता जो हैं, तो पहले उसका हित मैं नहीं देखना चाहूँगा। मैं उस किसान का हित देखना चाहूँगा पहले, अगर मेरे पर्सनल विचार है कि जो वाकई किसान के पास खाने तक को नहीं है, जो कि बेचारा फांसी पे लटक करके अपनी जान दे देता है, मेरे लिए पहले वो किसान है। पहले वो किसान की प्राथमिकता है कि उनकी समस्याएं की दूर करी जाए, उनकी जो लोन की समस्या हैं, जो छोटे छोटे लोन होते हैं, उनकी वो समस्याएं दूर करी जाए। जब उनको जो लागत मूल्य से कम पर अपनी इस फसल बेचनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो बेचारा बर्बाद हो जाता है, वो चीज़ें हमें पहले दूर करनी होगी। हमारी किसानों की जो फसल बर्बाद हो जाती है, मानसून कई हमारे यहाँ जो है एक व्यवस्थित नहीं है, हमारे यहाँ अनसर्टेनिटी यानी हमारे यहाँ अनिश्चितता बनी रहती है, तो वैसे किसानों के लिए हमें इंश्योरेंस देनी चाहिए, बीमा करानी चाहिए। ये सारी चीज़ जब तक लागू नहीं होगी, सरकार को सब्सिडी दे करके उनको लाभ पहुंचाना चाहिए, उनकी इनकम बढ़नी चाहिए। जैसे केंद्र सरकार की जो एम्प्लॉय हैं उनके 7th पे कमीशन चल रहा है, तो वैसे ही उनके लिए भी हमें काम करना होगा, तब जाकर के हमारे किसानों की असल समस्या दूर होगी। तो ये किसान वो हैं जो निम्नतम को उच्चतम लाभ पहले मिले, किसान का एक ये पहलू भी है। तो सरकारों को मॉडल अपनानी चाहिए। फिर मॉडल, मैंने कहा कि हमारे यहाँ मॉडल बहुत अच्छे अच्छे अपनाए जाते हैं, बहुत सारी नीतियाँ बनती है, लेकिन उनको लागू नहीं किया जाता। तो अगर हमारे देश में ये सारी सारी चीज़ें लागू हो जाए, किसानों को ये वाली समस्या पे काम करा जाए, जिसमें उनको लाभ मिले, निम्नतम को उच्चतम लाभ मिले, तब जाकर के हमारे यहाँ किसानों की समस्या दूर होगी। एक ये वाला भी पहलू है जो मैंने आपको बताया। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि किसानों की समस्या एक नहीं है, बहुत सारी है। इसके अलावा ग्राहक, जब उनको सरकार जो है बहुत ज़्यादा जमाखोरी हो जाती है, महंगाई बढ़ने लगती है, तो उन पे भी कंट्रोल करना होगा। फिर कंट्रोल कैसे होगा? फिर यहाँ पर वही जिनके पास वो अधिकार है उस जमाखोरी को रोकने की, काला बाजारी को रोकने की, करप्शन को रोकने की, धांधले को रोकने की, क्या वो ईमानदारी से काम कर पाते हैं, या वो खुद वैसा ही इम्प्लीमेंट कर जाते हैं? यानी हमारे जो चल रहा है सिस्टम चल रहा है, जब आम आदमी चीज़ें देख सकता है, बिल्कुल सड़क पे चल रहा है, उसे पता चलता है कि भाई यहाँ पर लूटा जा रहा है हमें, तो क्या सरकार को पता नहीं होता? क्या प्रशासन को पता नहीं होता? सबको पता होता है कि किस तरीके से कितनी कमाई किस जगह से हो रही है, सबका अपना अपना हिस्सा बटा होता है। तो जब तक ये हिस्सादारी वाला और ये जो है ना बिल्कुल इग्नोरेंस वाला काम जब तक बंद नहीं होगा, तब तक हमारे देश में समस्याएं वैसी की वैसी ही चलती रहेगी। ये कटु सत्य है, और ये सब जानते हैं, जो भी अधिकारी हैं, जो भी उच्च कैटेगरी के लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब जानते हैं कि हमारे देश की समस्या क्या है। हमारे यहाँ समस्या यही है, न्याय की। इस पे बहुत एक डिटेल से मैं वीडियो बनाऊंगा, इस पे मैं बुक भी लिखूंगा कि हमारे देश में समस्याएं क्या है न्याय की। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, हमारे यहाँ न्याय की ही समस्या आप पाओगे, जो बहुत ही कॉमन है। न्याय मतलब मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से व्यक्ति अपना ईमानदारी से अपना कार्य नहीं कर पाता तो उसका हर्जाना सबको ही भोगना पड़ता है। इसके अलावा जो सरकार जो है कई सारे सब्सिडी पे दाम भी खरीदती है, सब्सिडीज़ पे अनाज भी खरीदती है, हमारे राशन के दुकानों पर जो है वो माल भी बेचती है। तो किसानों को ऐसा तो नहीं है कि किसान जो चाहते हैं कि हमारा जो महंगा माल है तो वो एकदम से महंगा माल हमें जो है, हमारा जो माल है, मान लीजिए जो एक आम व्यक्ति है वो जो रोटी है सब्जी है वो 20-30 रुपये किलो खरीदता है, शहरों में दिल्ली मुंबई जगह पे वो 40 रुपये 50 रुपये खरीदता है। तो इसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो आर्थिक आय है, जो मजदूर वर्ग है, जो बहुत ज़्यादा गरीब वर्ग है, वो उसकी इनकम बहुत कम होती है, वो इतनी महंगी सब्जियां नहीं खरीद सकता। तो सरकार या इतना महंगा जो है अनाज नहीं खरीद पाता, जिसकी वजह से सरकार जो है राशन जो सिस्टम है वो चलाती है, पीडीएस सिस्टम चलाती है। पीडीएस सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो चलाती है, जिसमें राशन कार्ड बनते हैं, हमारे राशन कार्ड के तहत हमें जो है हमें सस्ते अनाज वगैरह मिलते हैं। तो वैसे भी जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम वाकई कम है।
तो अगर जब जैसे ही मान लीजिए थोड़ा सा शहरों में जो मान लीजिए 10,000 रुपये कमाते हैं, जो 15,000 रुपये कमाते हैं, इनकी इनको इनको सब्जियां बहुत महंगी मिल रही, या इनको अनाज बहुत महंगा मिले, दूध बहुत महंगा मिले, तो बेचारे ये सफ़र करते हैं। तो सरकार ऐसा भी नहीं चाहती है कि जो वैसा तबका है, गरीब तबका है, उनको भी उनको भी बहुत ज़्यादा महंगाई की मार झेलनी पड़े। तो सरकार कंट्रोल करती है महंगाई को। तो महंगाई को कंट्रोल करने का सिस्टम क्या है कि सरकार जो है किसानों से सामान खरीदती है और सस्ते दामों पर उन जो गरीब लोग हैं उनको वो चीज़ें राशन के माध्यम से पहुंचाती है। तो ये भी पहलू है कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने पे जो शहरों में हाहाकार मचता है, तो उसको भी थोड़ा सा कम किया जाए। तो सरकार ये भी देखती है, सरकार तो बहुत सारे फ़ायदे देखती है, लेकिन मैंने क्या कहा कि सरकार जो है वो किस तरीके से चीज़ें सही कर सकती है। जब तक सब्सिडी नहीं दी जाएगी, बहुत ज़्यादा किसानों का जो सिस्टम है वो हर देश में सब्सिडी पे चलता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई को हमें बैलेंस रखना होता है और ये काम सरकार ही कर सकती है। किसान का जो सौदा है वो लाभ कमाने का नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पक्ष है। अगर हम इसको पक्ष को देखेंगे तब हम समझ में आएगा कि सरकार भी अगर ईमानदार है तो वो सब्सिडी के माध्यम से चीज़ें कर सकते हैं। तो ये भी चश्मा है। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे और भी चश्मे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मुझे सारे चश्मे मालूम हैं, लेकिन जितने मालूम थे, जितने अधिकांश आपको पर्सपेक्टिव या जितने आपको चीज़ें नज़र आएगी, वो सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, सामान्य व्यक्ति, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक विद्यार्थी, तो आपको सारे के सारे पक्ष, यानी आज़ादी से लेकर और अभी तक किसानों के जो आंदोलन हुए हैं उसके सारे पक्ष को आपको समझना होगा। तो अगर मीडिया जो अगर हल्ला कर रहा है, तो आपने मीडिया में जो सुना, आपने बस उसी चीज़ का राग अलापने लगे। नहीं, आपके पास खुद की एक शक्ति होनी चाहिए। ये शक्ति किसके पास आती है? ये शक्ति उसी के पास आ सकती है जो कि एक इंटेलेक्चुअल बंदा होता है, जो कि एक समझता है कि समाज में क्या चल रहा है, उसको थोड़ा सा आगे की पीछे की समझ होती है। तो जो किसानों की समस्याएं, मैंने शुरुआत में ही बात करी थी, किसानों की समस्या जाहिर सी बात है हमारे देश में बहुत ज़्यादा दयनीय हैं। लेकिन किसान का, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत बड़ा शब्द है मेरे लिए, किसान एक शब्द है, लेकिन किसान का मतलब लाखों करोड़ों किसान हैं और उन हर लाखों करोड़ों किसानों की समस्याएं अलग अलग हैं और उन सब किसानों को हमें देखना होगा। और सबसे पहले उस किसानों को देखना होगा जो कि सबसे निम्नतर स्थिति में हैं, यानी उनको सबसे पहले लाभ मिले। आंदोलन जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। आंदोलन करना हमारा अधिकार है और ये हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हर किसानों की समस्या है और जो भी आशंकाएं हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो सरकार ने जो सुधार करे हैं उस सुधार को हमें वेलकम करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो भी नियम बनाती है वो देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। ये बात आप मानकर चलिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल लोग हैं वो जानते हैं कि सरकार के जो नियम हैं वो वास्तविक कितने हैं। आज तक, मैंने एक उदाहरण देता हूँ कि आज तक एमएसपी के कितने, हमें जो एमएसपी है वो एक छोटा सा कानून है कि हमें एमएसपी मूल्य पे सरकार जो है आपके अनाज खरीदेंगी, लेकिन क्या ये छोटा सा कानून क्या कभी लागू हो पाया है? जब ये एक छोटा सा कानून लागू नहीं हो पाया तो क्या आप भविष्य में सोचते हो कि ये बाकी सारे कानून लागू हो जाएंगे? जब आप एक एमएसपी को सही मूल्य पे किसानों से नहीं खरीद सके, आज तक हर जगह लूप होल है, कई सारी कमियां हैं, कई सारी रुकावटें हैं, कई सारी दिक्कतें हैं, कई सारी समस्याएं हैं। ये सारी समस्याएं जानबूझ के बनाई जाती है, उसमें खोट निकाले जाते हैं, उसमें जानबूझ करके ऐसे ऐसे नियम डाल दिए जाते हैं, जुगाड़ डाल दिए जाते हैं, जिससे किसान जो है मजबूर हो जाए, वो अपनी फसल में एमएसपी पे वो कभी बेच ही नहीं पाए। तो ये समस्या एक एमएसपी की है। तो जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो देखने में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सरकार की तारीफ़ करनी चाहिए कि वो नियम अच्छे बनाए हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, फिर मैंने वहीं पे समस्या आ जाए, वहीं समस्या घूम फिर के आ जाएगी कि सारी समस्या किस चीज़ की है? तंत्र की समस्या है, सिस्टम की समस्या है, न्याय की समस्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा की समस्या है। अंधेर नगरी चौपट राजा की समस्या का मतलब ये है कि हर जगह हर क्षेत्र में एक राजा बैठा है और उसकी प्रजा बैठी है। तो वहाँ का जो राजा है, एक गांव का जो राजा है, गांव के राजा कौन हो गए? वहाँ के अधिकारी हो गए, वहाँ का तंत्र हो गया, वहाँ का सिस्टम हो गया। वहाँ के जब राजा अच्छी तरीके से अपना जो है काम नहीं कर पाते तो समस्याएं तो होगी ही होगी। जो सबसे निचले लेवल से अगर ईमानदारी से काम होगा तो ऑब्वियसली धीरे धीरे हर जगह ईमानदारी से काम बढ़ेगा और चीज़ें अपने आप ही धीरे धीरे सही होगी। लेकिन कब?
पता नहीं, लेकिन हर किसी को उम्मीद होती है कि चीज़ें हर जगह बेहतर हो, हर क्षेत्र में। अभी तो मैं सिर्फ किसानों पे मुद्दे पे आया हूँ, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि हम बात कर सकते हैं और डिटेल से बात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आप भी एक स्टूडेंट की नज़र से देखना चाहते हैं, एक अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी डीप में जाना चाहिए। और डीप, अगर ये तो मैंने आपको बहुत एक फ्लुएंट वे में बताया है, डीप में अगर आप पढ़ोगे तो सारा हर चीज़ का एक इतिहास है। किसान मंडी का इतिहास है, किसान आंदोलन का इतिहास है, कई सारे जो रिपोर्ट बनी है, स्वामीनाथन किसानों की समिति बनी है, कई सारे रिपोर्ट बने, कई सारे कमीशन बने, इन सबको भी आपको पढ़ना होता है। कई सारे मंडी का सिस्टम है, उनको पढ़ना होता है आपको। अन्य देशों की किसानों की जो समस्या है उनको पढ़ना होता है। प्रैक्टिकल हम कितना चीज़ें लागू कर पाते हैं उनको आपको समझना होता है। तो एक आईएएस ऑफिसर या एक जो तैयारी करने वाला होता है या जिसके पास ये जिम्मेदारी होता है, वो सारे एकदम से वो किसी पक्ष को ऐसे नहीं सुन लेता कि हाँ ये हमारी समस्या है, इसको दूर कर दीजिए। ऐसा नहीं होता। आपको सारी समस्याओं को पहले समझना होता है। आपके पास खुद इतनी तर्क शक्ति होनी चाहिए कि मैं सारी समस्याओं को सुनूं, सारी समस्याओं को, सारे पक्षों को देखूं, उसके बाद एक सही डिसीजन पे पहुंचूं जिससे मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो। और जो कम लोग हैं जिन उनको कम फ़ायदा हो लेकिन उनको भी फ़ायदा हो, मतलब मैक्सिमम लोगों का मतलब है कि अधिकांश लोगों का फ़ायदा हो, सबका फ़ायदा हो, लेकिन ईमानदारी के साथ। तो ये मैंने किसानों की समस्या पे बात करी। आप चाहते हैं कि मैं डिटेल से सारी एक वीडियो बनाऊं किसानों की समस्या पर, तो मैं वो भी बना सकता हूं। मेरे को ये नहीं दिखाना कि किसान क्या कर रहे हैं, हो हल्ला हो रहा है, आंदोलन हुड़दंग हो रहा है या डिमांड कर रहे हैं। ये तो वो आप सिर्फ उस नज़रिए से कैमरा दिखाया कि वो दिखा रहे हैं कि आपको मीडिया तो आपको बस यही दिखा रहा है कि जो सामने क्या घटित हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो इतिहास है, उसके पीछे जो तंत्र है, उसके पीछे जो मंशा है, वो सब आपको वो नहीं बताता। ये बताने वाला कौन होता है? ये बताने वाले एक आपको एक शिक्षक ही हो सकता है, एक इंटेलेक्चुअल बंदा ही आपको ये सारी चीज़ें बता सकता है। और अगर आप वाकई तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें सारी समझनी होगी।